जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? यानी महिला T20 विश्व कप 2026 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके ये विश्व कप अपने नाम किया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका था। दोस्तों, महिला T20 विश्व कप 2026 जो आयोजित किया गया है, यह इस विश्व कप का 10वां संस्करण है और इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स के द्वारा की गई है। तो चैंपियन कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। और रनर अप कौन रहा है? इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को मिला है और सबसे अधिक रन इंग्लैंड की डैनी वायट हॉज ने बनाए हैं। इन्होंने 302 रन बनाए हैं। सबसे अधिक विकेट लिए हैं भारत की श्री चरनी ने, इन्होंने 14 विकेट लिए हैं। फाइनल मुकाबला 5 जुलाई को लॉर्ड्स लंदन में आयोजित किया गया था। 2024 की विजेता टीम कौन है महिला T20 विश्व कप की? तो वो है न्यूजीलैंड। सबसे सफल टीम कौन है इस विश्व कप की? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, जिसने 7 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। दोस्तों, जो महिला T20 विश्व कप है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो पहला विजेता है वो कौन है? इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान में। तो दोस्तों, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 4 जुलाई को उद्घाटित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और यह पचपदरा बालोतरा जिला राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसका नाम है क्या है? ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, यह किसके सहयोग से यहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे SPCL बोला जाता है, तो इसमें इसकी 74% हिस्सेदारी है और राजस्थान सरकार की 26%। इसमें 79,450 करोड़ से अधिक का निवेश किया जा रहा है और इस रिफाइनरी की क्षमता है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष, और यहाँ पर पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता है 24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष। दोस्तों, कुछ प्रथम घटनाएं भी डिस्कस करते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर बना है, जो कि राजस्थान में है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत मुंबई में की गई है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली एम्स में की गई है। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा बना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा 125। तो दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया है और इसको ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के पासपोर्ट की ताकत का मूल्यांकन करना, यानी किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इसका मूल्यांकन करना इस इंडेक्स का प्रमुख उद्देश्य। तो 2026 में भारत की रैंक 125 है, जबकि 2025 में भारत की रैंक 124 थी। टॉप 10 देशों की बात करें, यानी किन देशों का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, तो इसमें स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, सिंगापुर, ये सबसे मजबूत पासपोर्ट वाले देश हैं और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का रहा है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान, भारत को 6वां स्थान हासिल हुआ है।
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पहला स्थान पाकिस्तान और भारत को 13वां स्थान हासिल हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान फिनलैंड, भारत को 116वां स्थान हासिल हुआ है। यूएन वुमेन रिपोर्ट 2026 में महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में केवल 64% कानूनी अधिकार हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन कब हुआ है? आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2026 को। तो दोस्तों, पद्म विभूषण तीजन बाई का हाल ही में निधन हुआ है 4 जुलाई 2026 को, और ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। इन्हें 1988 में पद्मश्री दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका रही हैं और पंडवानी लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहचान दिलाई है। पंडवानी लोक कला के बारे में अगर हम बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक गायन शैली है। इसमें महाभारत की कथाओं को गायन और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए किस संवैधानिक प्रावधान के तहत विशेष फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। तो दोस्तों, लद्दाख के लिए विशेष अनुच्छेद 371 फ्रेमवर्क का प्रस्ताव हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पेश किया है। तो प्रस्ताव क्या है? तो लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371 के तहत विशेष एवं अनुकूलित स्वशासन मॉडल का प्रस्ताव है। इसमें विशेष क्या है? तो छठी अनुसूची के स्थान पर अनुच्छेद 371 आधारित विशेष ढांचा लागू करने का इसमें प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य है लद्दाख की जनजातीय संस्कृति की सुरक्षा करना और भूमि अधिकारों की रक्षा करना, स्थानीय युवाओं को रोजगार की सुरक्षा और स्थानीय लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना। इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर निर्वाचित निकाय का गठन किया जाएगा। इस निकाय को कार्यकारी, वित्तीय एवं विधायी शक्तियां प्रदान की जाएंगी। केवल सलाहकार निकाय नहीं बल्कि शासन में वास्तविक भूमिका होगी। यानी दोस्तों, अब केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पर कुछ ऐसे समितियों का गठन किया जाएगा जिनके पास एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 371 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों को उनकी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार विशेष प्रावधान प्रदान करता है। वर्तमान में महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम आदि के लिए इसके अलग अलग उपबंध लागू हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत की ओर से किस जहाज ने हिस्सा लिया है? तो INS सुदर्शनी ने हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, 4 जुलाई 2026 को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इस बार इसका 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है और इसी अवसर पर एक समारोह आयोजित किया गया था अमेरिका में और उस समारोह में INS सुदर्शनी ने हिस्सा लिया था और ये INS सुदर्शनी न्यूयॉर्क, अमेरिका पहुंचा था। तो हडसन नदी पर जो परेड ऑफ सेल आयोजित की गई थी उसमें इसने हिस्सा लिया था। INS सुदर्शनी का उद्देश्य है वहां पर पहुंचने का समुद्री कूटनीति को बढ़ावा देना और भारत अमेरिका रक्षा सहयोग मजबूत करना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने वाले नेमार जूनियर किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। तो ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉलर नेमार जूनियर ने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है। ठीक है, तो ये किस देश के हैं? ब्राजील के हैं। तो दोस्तों, फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। यानी नेमार जूनियर ने अपना जो आखिरी मैच है ये नॉर्वे के खिलाफ खेला है फीफा विश्व कप 2026 में। दोस्तों, उन्होंने अपना आखिरी गोल पेनल्टी के माध्यम से किया था और ये उनका 80वां अंतर्राष्ट्रीय गोल था। उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था अमेरिका के खिलाफ। उन्होंने कुल 130 मैच खेले हैं और 80 गोल किए हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन ने प्रथम विश्व युद्ध के कितने भारतीय सैनिकों को आधिकारिक पहचान प्रदान की है? तो 9,909
सैनिकों को आधिकारिक पहचान प्रदान की गई है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन के द्वारा। तो दोस्तों ये जो सैनिक हैं ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद सैनिक हैं। तो पिछले 80 से अधिक वर्षों में कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन डेटाबेस का ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक सुधार है। और ये सैनिक पहले आधिकारिक अभिलेखों में उचित रूप से दर्ज नहीं थे, अब इनके नाम बलिदान और आधिकारिक रूप से इनको मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की, तो इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इसका कार्य है युद्ध में शहीद कॉमनवेल्थ देशों के सैनिकों की कब्रों एवं स्मारकों का संरक्षण और अभिलेखों का रख रखाव करना है। यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई थी, तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो 28 जुलाई 1914 से ये स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। 4 वर्षों की अवधि तक ये चला था। इसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यू फ्रांज फर्डिनेंट की 28 जून 1914 को सारायेवो में हत्या। और फिर इसके बाद साम्राज्यवाद, सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और गुप्त सैन्य गठबंधन ये इसके मुख्य कारण रहे हैं। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में जो मुख्य गुट बने थे, तो पहला गुट था मित्र राष्ट्र, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका भी शामिल हुआ था। और केंद्रीय शक्तियां थी इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, उस्मानी यानी ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। भारत की क्या भूमिका थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के साथ युद्ध में भाग लिया था। लगभग 74,000 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए थे। हाल ही में पृथ्वी जैसे किस बाह्य ग्रह की खोज चर्चा में रही है? आंसर हो जाएगा GJ 3378b। तो दोस्तों हाल ही में एक बाह्य ग्रह खोजा गया है जिसका नाम है GJ 3378b, ठीक है। तो ये लाल बौने तारे ग्लेसे 3378 की परिक्रमा कर रहा है और इसकी दूरी अगर हम बात करें पृथ्वी से तो वो लगभग 25 प्रकाश वर्ष है। और ये तारामंडल की बात करें, ये किस तारामंडल में है? तो ये कैमेलोपार्डालिस नामक तारामंडल में स्थित है। और इसकी जो पहली पहचान है वो 2024 में हुई थी और अभी 1 जुलाई 2026 को इसके अध्ययन का प्रकाशन हुआ है। और इसका अध्ययन किया है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इरविन ने। इस ग्रह की विशेषताओं की बात करें तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 2.3 गुना है। और परिक्रमा अवधि की बात करें तो 21.45 दिन में ये परिक्रमा करता है। ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुई है। तो ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक 6-7 जुलाई को आयोजित की गई है गुवाहाटी असम में। और इसका आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया है। इसका उद्देश्य है ब्रिक्स देशों के बीच नशीली दवाओं की तस्करी रोकना, खुफिया जानकारी साझा करना, आपसी समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना, मादक पदार्थों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के विरुद्ध संयुक्त रणनीति बनाना। और यहाँ पर NCB की बात हुई थी तो इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्य काम है भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है और जो लुसेंट का कोर्स है ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर चिप का व्यावसायिक उत्पादन कहाँ शुरू हुआ है? सानन, गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 जुलाई 2026 की विदेश यात्रा में सम्मिलित कौन सा देश शामिल नहीं है? जापान। हाल ही में भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में कितने बाघ अभ्यारण्यों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया है? 25। और स्वच्छ हवा स्वस्थ दिल्ली परियोजना मुख्य रूप से किस समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई है? वायु प्रदूषण। हाल ही में विश्व का सबसे पुराना बरगद का पेड़ कहाँ घोषित किया गया है? मुंगेर, बिहार। हाल ही में भारत सरकार ने ई-रिक्शा नियंत्रित करने वाले किस चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? बैट BMS। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ज्येष्ठ वर्ण महाविहार नेपाल को।
हाल ही में पेरू की राष्ट्रपति कौन बनी है? केइको फुजीमोरू। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित 651 भारतीय सेना के कर्मी किस मिशन के तहत तैनात हैं? तो मॉन यूनेस्को के तहत तैनात। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो धीरज सेठ हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर धीरज सेठ बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।